श्रुति 23 साल की लड़की पहली बार अपने घर से दूर रहने जा रही थी। जयपुर का एक पुराना मोहल्ला जहाँ पर ज़्यादा शोर नहीं था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। दरअसल श्रुति इन सारी चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। इतना सारा ट्रैफिक, इतने सारे लोग, सारी चीज़ों से वो परेशान हो चुकी थी और उसे एक्चुअली एक ऐसी ही जगह चाहिए थी जहाँ पर उसको पीस मिल सके, उसको शांति मिल सके। श्रुति का इंडिपेंडेंट रहना उसका एक सपना था। अपना खुद का किचन, अपना बेड और अपने डिसीजंस। एक लोकल एजेंट ने उसे एक 2 BHK फ्लैट दिखाया। रेंट सस्ता था, एरिया डिसेंट और बिल्डिंग के नीचे एक छोटी चाय की दुकान भी थी। लेकिन इस फ्लैट में एक चीज़ थी जो थोड़ी अजीब थी। दरअसल जो फ्लैट का हॉल था उसके कोने में एक बड़ा सा कार्व्ड वुडन शोकेस था। थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा डस्टी, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत थी उसके अंदर रह रही थी एक डॉल। ऐसा भी नहीं था कि इस डॉल का साइज़ इतना छोटा हो या कुछ, ये प्रॉपर एक बड़ी सी डॉल थी। एक बड़ा सा टेडी बियर कैसे कितना बड़ा होता है, बिल्कुल उतनी। पर जो सबसे क्रीपी, अगर मैं डॉल के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो जो उसकी कपड़े थे वो रेड वेलवेट कलर के थे, उसके बाल ब्राउन कलर के थे और काफ़ी कर्ली थे। बट जो सबसे क्रीपी चीज़ थी वो थी उसकी आंखें। उसकी आंखें बिल्कुल ग्लास की बनी हुई थी। और जब श्रुति उस डॉल को देखती है ना तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उस डॉल की जो आंखें हैं वो एकदम डायरेक्टली श्रुति को देख रही है। श्रुति एकदम सीधा एजेंट से पूछती है कि ये डॉल यहाँ पर कौन छोड़ कर गया है, मतलब थोड़ी क्रीपी लग रही है, अजीब लग रही है। और एजेंट उसकी बात पे कैजुअली बोलता है, अरे मैडम, पहले एक लड़की रहती थी, चुपचाप थी, ज़्यादा किसी से मिलती भी नहीं थी। जब छोड़ के गई तो कुछ सामान और छोड़ के गई थी, ये डॉल भी उनमें से एक थी। हमने इस डॉल को निकालने की भी कोशिश करी लेकिन हर बार शोकेस के ग्लास को क्रैक आ जाता था और इसीलिए हमने सोचा कि डॉल को रहने देते हैं, यही रख लेते हैं, एक काइंड ऑफ शोकेस अच्छा ही लगेगा। तो श्रुति थोड़ा हेजिटेट करके बोलती है, तो क्या ये यहीं रहेगी? जिस पे एजेंट बोलता है कि अब मैडम कहीं और ले जा भी नहीं सकते, निकालते वक्त थोड़े शीशे वीशे टूट जाते हैं, तो इसको यहीं पे रख लो, ऐसा भी कोई बहुत जगह तो ले नहीं रही है बेचारी, और कभी कभी देखने के लिए भी अच्छी लग जाती है। और साथ में ही ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो आगे चलकर इस घर का ही हिस्सा बन जाती है। श्रुति ने शोकेस की तरफ अब फिर से देखा। डॉल उसी तरीके से बैठी हुई थी, उसकी आंखें अब भी उसी पर टिकी हुई थी, बिना पलके झपकाए। रूम बिल्कुल शांत था, लेकिन श्रुति को एक सेकंड के लिए लगा जैसे उस डॉल की आंखों में कुछ जिंदा हो। उसने अपने मन को समझाया, बस इमेजिनेशन है, इतना सोचना बंद कर श्रुति, और रेंट एग्रीमेंट को साइन कर दिया। पर श्रुति को क्या पता था कि वो एग्रीमेंट सिर्फ फ्लैट का ही नहीं बल्कि एक एंटिटी के साथ भी हो चुका था। पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल थे। श्रुति अपने दिनचर्या में बिजी थी, घर सेटल करना, किचन का सामान लाना और रात को नेटफ्लिक्स या अपने कॉलेज फ्रेंड से कॉल पे गपशप करना। लेकिन तीसरे दिन से कुछ छोटी छोटी लेकिन काफ़ी डिस्टर्बिंग करने वाली चीज़ें शुरू हो गई। पहला नोटिस श्रुति तब करती है जब वो टीवी का रिमोट जो कि उसने किचन शेल्फ पे रखा था कुछ देर बाद वापस सोफे पे मिलता है। पहले लगा शायद भूल गई होगी, बट जब ये 3 बार हुआ तो थोड़ा अजीब लगा। एक बार तो उसने जानबूझकर टीवी के रिमोट को ऐसे सोफे के नीचे ही छुपा दिया था, बट जब वो 10 मिनट के बाद वापस आती है तो वो रिमोट टीवी के सामने पड़ा हुआ था। और यही नहीं बल्कि उस डॉल का बिहेवियर भी बड़ा अजीब होने लगा था। मतलब वो रहती हमेशा शोकेस के अंदर ही थी, बट पता नहीं क्यों उसकी प्रेजेंस हर जगह फील होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो शोकेस के अंदर नहीं बल्कि हूबहू सामने ही कहीं चल रही है, कहीं टहल रही है, कहीं से आपके ऊपर नज़र रख रही है। अब वो रात को अपना पंखा चालू करती तो डॉल की आंखों की जो रिफ्लेक्शन थी वो सीधा श्रुति की आंखों में पड़ती। ऐसा लगता है जैसे हवा में कुछ चीज़ चल रही है तो डॉल की आंखें खुद उन्हें ट्रैक कर रही है, वो मूव कर रही हैं। कभी कभी श्रुति को लगता है जैसे डॉल का चेहरा मूव कर रहा हो, बिल्कुल हल्का सा, उसके होंठ जो हो वो हल्के से हिले हों। लेकिन जैसे ही श्रुति आंखें झपकती, डॉल एकदम से पुरानी जैसी वापस बेजान सी होने लग जाती। श्रुति अपने आप को ही ब्लेम करने लगी, नई जगह है, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, मैं फालतू का स्ट्रेस ले रही हूँ। लेकिन फिर एक रात आती है जब सब कुछ बदल जाता है। उस रात श्रुति बाथरूम में थी। रात के करीबन 1:40 हो रहे थे। घर में डीप साइलेंस था, लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ बाथरूम की हल्की नीली रोशनी जल रही थी। जब वो वापस बेडरूम की तरफ गई उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। वो डॉल जो हमेशा शोकेस के अंदर लॉक रहती थी वो अचानक से श्रुति के सोफे के पास पड़ी हुई थी। उसकी प्यारी सी रेड ड्रेस धूल से सूखी लग रही थी और बाल थोड़े मैसी थे, एज इफ किसी ने उसे घसीट के वहाँ पर रखा हो। श्रुति का गला सूख गया। उसने शोकेस की तरफ देखा, डोर बंद था और लॉक भी पूरी तरीके से एंगेज्ड था। श्रुति धीरे से शोकेस के पास जाती है और लॉक को टच करती है,
लॉक ठंडा था, जैसे कभी खुला ही नहीं हो। दरवाज़ा हिलाया तो वो भी बिल्कुल टाइट। श्रुति ने एक ठंडी सी सांस ली, आंखों पे थोड़ा सा पानी छिड़का और डॉल को वापस से उठाया। उसके हाथ थोड़े से गीले थे, जैसे कि कुछ मिट्टी हो या फिर कोई ऑयली लिक्विड। जब श्रुति ने उसे उठाया, डॉल का सर हल्का सा उसकी तरफ घूमा, बस 1 इंच, जैसे कि ग्रेविटी से घुमा हो। मतलब कि अगर डॉल को उठा रहे तो शायद उसका सर थोड़ा सा इधर हो गया हो या फिर शायद कुछ और। श्रुति तुरंत डॉल को उठाती है, शोकेस के अंदर रखती है, लॉक बंद करती है और वापस अपने बेडरूम में चले जाती है। इस रात वो एक भी लाइट्स ऑफ नहीं करती और बिना लाइट्स ऑफ करे सो जाती है। श्रुति के दिमाग में सोते वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर वो ताला खुला नहीं था, डोर इतनी टाइटली बंद था, तो वो डॉल बाहर कैसे आई, और वो भी इतनी दूर। अगर गिरी होती तो आसपास गिरी होती, बट इतनी दूर कैसे। अगली रात श्रुति ने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ उसकी डॉल में नहीं बल्कि उस पूरे घर की हवा में घुल चुका था। और इसीलिए श्रुति ने अगली रात सब कुछ डबल चेक करा। शोकेस का लॉक, बेडरूम के अंदर से बोल्ट। उसने लाइट डिम करके एक थकावट भरी सांस ली और सो गई। लेकिन सुबह जब उसकी आंखें खुली तो पहली चीज़ जो उसने महसूस करी वो था भारीपन। मतलब उसे काफ़ी भारी भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेड अचानक से भारी हो गया हो, जैसे उसके पैरों के पास कुछ वेट पड़ा हो। श्रुति अपना कंबल हटाती है और जो देखती है वो देखते ही उसका गला सूख जाता है। वो अचानक से देख के खड़ी हो जाती है क्योंकि उसके पैरों के पास वही डॉल पड़ी हुई थी। श्रुति का पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। गुस्से और डर में उसने चिल्लाते हुए डॉल को उठाया और सीधा ड्राइंग रूम की तरफ फेंक दिया। वॉल से टकरा के डॉल का सर घूमा, लेकिन क्रैक नहीं आया। श्रुति के हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। श्रुति डरते हुए अपना फ़ोन निकालती है, सोचती है किसी दोस्त को कॉल करके ये सारी चीज़ें बताती हूँ। वो अभी फ़ोन में डायल ही कर रही थी कि तभी उसे आवाज़ आती है, किसी छोटी सी बच्ची के हंसने की आवाज़। श्रुति शोकेस की तरफ देखती है क्योंकि वहीं से ये आवाज़ आ रही थी, और जब वो उस तरफ देखती है तो वो डॉल शोकेस के अंदर थी। और जब श्रुति उस डॉल को ध्यान से देखती है तो डॉल सीधा श्रुति की तरफ देख रही थी। श्रुति एकदम से घबरा के घर के बाहर भाग जाती है। श्रुति अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। वो उसके घर के पास ही रहती थी और उसे बोलती है कि मैं तेरे घर आ रही हूँ, मैं कुछ बता नहीं सकती, मैं बस आ रही हूँ। और कॉल कट करके सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड के घर चले जाती है। जैसे बेस्ट फ्रेंड दरवाज़ा खोलती है, सामने श्रुति खड़ी थी और श्रुति का बिहेवियर अचानक से एकदम से बदल चुका था। मतलब बेस्ट फ्रेंड ने दरवाज़ा खोला, श्रुति सीधा अंदर गई और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई, बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने आप को घूरे जा रही। कभी अपने बालों को ऐसे घुमाकर देख रही तो कभी अपनी ड्रेस को बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जैसे पहले श्रुति थी ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति नहीं बल्कि कोई और है उसके शरीर में। उसका चेहरा पूरी तरीके से पेल पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले दाग, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था ना जाने कितने दिनों से वो सोई नहीं है। श्रुति कभी खुद से बात करने लग जाती या फिर कभी कभी किसी कॉर्नर में चुपचाप बैठे रहती। श्रुति जिसके यहाँ रहने गई थी उसका नाम मन्नू था। अब मन्नू ने जब श्रुति की ये सारी हरकतें देखी तो उसने अपने कुछ और दोस्तों को बुला दिया, जिनमें से एक का नाम था नैना और दूसरे का नाम था आनिया। अब जब ये दोनों दोस्त आती है तो श्रुति इन्हें देखकर भी बिल्कुल खुश नहीं होती, कोई रिएक्ट ही नहीं करती, बस देखती है और इग्नोर करके अपने काम करने लग जाती है। अपना काम इन द सेंस कि खुद को देखना, बार बार बालों को छेड़ना और खुद ही से बात करते रहना। ये तीनों श्रुति से बात करने की कोशिश भी करती है। श्रुति कुछ जवाब भी देती है, लेकिन वो जवाब बिल्कुल वैसे नहीं थे। लाइक उन जवाब को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ज़बरदस्ती उसके मुंह से चीज़ें निकाल रहा हो, ज़बरदस्ती वो बोलने की कोशिश कर रही हो, ज़बरदस्ती वो स्माइल कर रही हो। उसका ये बिहेवियर देख के तीनों दोस्त बहुत वियर्ड फील करते हैं। अब श्रुति को पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से उठती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। उसको देखते ही जो उसकी दोस्त होती है नैना, वो एक्चुअली श्रुति की सबसे करीबी दोस्त थी, मन्नू से भी ज़्यादा करीबी। अब नैना क्या करती है, नैना श्रुति के पीछे चल पड़ती है। अब नैना देखती है कि श्रुति चल तो रही है स्पीड, लेकिन तिरछी नज़रों से बार बार नैना की तरफ देखे जा रही है। मतलब जो पीछे चल रही है उसे बार बार देखे जा रही है और ना उसके लिए रुक रही है ना कुछ, बस चले जा रही है आगे। नैना को ये देखकर डर भी लग रहा था, लेकिन वो श्रुति के पीछे चले जाती है। फाइनली श्रुति अपने फ्लैट के अंदर एंटर करती है और पीछे पीछे नैना भी। घर के अंदर घुसते ही नैना का मन एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि घर के अंदर जो लाइट्स थी वो एकदम डिम थी। रूम में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी नैना की नज़र सामने पड़ी डॉल पर पड़ती है, जिसके बारे में श्रुति ने बताया था, पर अब शोकेस में वो डॉल नहीं थी बल्कि वो सेंटर टेबल में पड़ी हुई थी और वो डॉल भी सीधा नैना की तरफ देख रही थी। नैना श्रुति का हाथ पकड़ती है और सीधा पूछती है कि आर यू ओके, तू ठीक नहीं लग रही है। श्रुति नैना को देखकर कुछ नहीं बोलती, थोड़ी देर तक वहीं चुपचाप खड़ी रहती है और फिर धीरे से नैना के पास आकर बोलती है, मुझे खिड़की से गिरने का मन कर रहा है। नैना ये सुनकर पूरी तरीके से घबरा जाती है। वो श्रुति के पास जाती है और उसको बहुत टाइटली हग करती है।
पर श्रुति उस मूवमेंट में भी एक स्टैच्यू जैसी थी। फिर श्रुति बहुत धीरे से अपने मुंह को नैना के कान के पास ले जाती है और बहुत धीरे बट बहुत ही अजीब टोन में बोलती है, मैं उसकी हूँ, तुम नहीं समझोगी, पर मैं अब उसकी हो चुकी हूँ। नैना ये सुनकर एकदम फ्रीज हो जाती है। वो श्रुति को ध्यान से देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें 2 सेकंड के लिए एकदम सफ़ेद हो गई हो। वो ये आई बॉल्स उसकी आंखों में है ही नहीं, ऐसा लगा। नैना बोलती है श्रुति को, तू 2 मिनट यहाँ खड़ी रह, मैं बस आई, थोड़ी देर में आई। वो फ्लैट के बाहर जाती है और छूटते ही श्रुति के घर वाले उसके पेरेंट्स को कॉल कर देती है। श्रुति की मम्मी कॉल उठाती है तो नैना बोलती है कि आंटी, श्रुति बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। ऐसा लग रहा है जैसे उसका खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। आप प्लीज़ जल्दी आइए। नैना सब कुछ आंटी को बताने लगती है, उसका बिहेवियर और वो डॉल के बारे में भी। और नैना ने क्लियरली बोला कि हो सके तो आप पंडित को भी लेकर ही आइएगा। नैना की सारी बातें सुनकर जो पेरेंट्स होते हैं वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं और तांत्रिक को लेकर शाम तक श्रुति के घर में आ जाते हैं। जैसे वो तांत्रिक श्रुति के फ्लैट में कदम रखते हैं, उनका मूड एकदम सीरियस हो जाता है। तांत्रिक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और उस डॉल की तरफ देखते हैं जो सेंटर टेबल पे बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी। वो तुरंत उस डॉल के पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और वो जैसे ही उस डॉल को उठाते हैं उन्हें तुरंत एकदम से ऐसा झटका सा लगता है जैसे करंट लग गया हो। वो छूटते उस डॉल को फेंक देते हैं। अब तांत्रिक तुरंत उस घर के बाहर आ जाते हैं। उन्होंने श्रुति के पेरेंट्स को बताया कि वो जो डॉल है वो एक कर्स्ड डॉल है, उसमें एक आत्मा बंद है, मतलब ट्रैप्ड है और वो श्रुति के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है, उसे पोजेस करने की कोशिश कर रही है। अब वो पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि कैसे भी करके श्रुति को घर ले जाना होगा, इस फ्लैट से बाहर अपने घर। लेकिन ये सुनने में जितना ईजी लग रहा था, असल में उतना ईजी था नहीं, क्योंकि जैसे ही श्रुति के फादर उसे लेने के लिए अंदर जाते हैं, श्रुति हॉल में ही नहीं थी। तभी बाहर खड़ी नैना की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि श्रुति टेरेस की दीवार पे खड़ी थी और वो भी एकदम एज पर। अब श्रुति इन सबको एक बहुत क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। श्रुति को ऐसा करता देख आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके फादर नीचे से चिल्लाते हैं पर श्रुति पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी कुछ आदमी नीचे गद्दा लेकर बिछा देते हैं। अच्छा, जो छत की हाइट थी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऐसा था कि श्रुति अगर कूदती तो मरती नहीं, बट उसे हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाती। उसकी सेफ्टी के लिए नीचे गद्दे बिछ चुके थे और श्रुति भी बिना किसी टाइम के वहाँ से कूद जाती है। जैसे वो कूदती है, वो गद्दों के ऊपर लैंड करती है, उसे चोट नहीं आती, लेकिन वहाँ खड़े 4-5 जो आदमी थे वो श्रुति को पकड़ लेते हैं। लेकिन श्रुति के अंदर न जाने कैसी शक्ति थी, 4-5 आदमी मिलकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे करके श्रुति के फादर कुछ लोगों की हेल्प से श्रुति को अंदर बेड पे ले जाकर बांध देते हैं। श्रुति के फादर वो तांत्रिक से बोलते हैं, जो भी करना होगा हमें यहीं करना होगा, क्योंकि श्रुति को घर ले जाना काफ़ी मुश्किल था और उनका घर भी काफ़ी दूर था, मतलब 3-4 घंटे की दूरी पे था। तो श्रुति जिस हालत में थी वो कंट्रोल ही नहीं होती किसी से, तो उसे घर ले जाना बहुत मुश्किल था। तांत्रिक कुछ सोचते हैं पर वो साफ कहते हैं कि ये घर ही पूरा कर्स्ड है और यहाँ कुछ भी करना फ़ायदे का नहीं होगा। तब एक आदमी एडवाइस करता है श्रुति को एनेस्थीसिया देने का। दरअसल ये जो आदमी जो सजेस्ट कर रहा था खुद ही एक डॉक्टर था, तो इसके पास काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी थी, तो जाता है सीधा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लाता है और श्रुति को दे देता है। और श्रुति एक इंजेक्शन से बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक इंजेक्शन उसके लिए काफ़ी नहीं था, उसको 2 इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तब जाके श्रुति थोड़ी सी बेहोश होती है। जैसे वो बेहोश होती है उसको कार में डालते हैं और घर ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन घर पहुंचने से थोड़ी ही देर पहले श्रुति की आंखें खुल जाती है। ये जिस गाड़ी में जा रहे थे ये स्कॉर्पियो थी और उसमें श्रुति को सबसे पीछे लेटाया गया था। उसके साथ उसकी दोस्त नैना भी बैठी हुई थी। जैसे श्रुति को होश आता है वो एकदम से डोर खोल देती है, पर नैना उसे पकड़ लेती है। श्रुति नैना को भी काफ़ी चोट पहुंचाती है। उसे एनेस्थीसिया मिला था, इस वजह से उसकी बॉडी वैसे ही वीक पड़ी हुई थी श्रुति की, तो वो इतने अच्छे से मूव नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से श्रुति भागने की कोशिश तो करती है लेकिन भाग नहीं पाती। फाइनली ये लोग घर में पहुंच जाते हैं। जो वहाँ तांत्रिक थे उनके 3-4 लोग वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे। चारों जाते हैं, श्रुति को पकड़ते हैं और उसे घर के अंदर ले जाते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होता है श्रुति का एक बेहद क्रीपी सफ़र। नैना बताती है कि जब रिचुअल शुरू हुआ श्रुति की आई बॉल्स एकदम सफ़ेद हो जाती है और उसके मुंह से कुछ सफ़ेद सा लिक्विड निकलने लग जाता है और साथ ही साथ श्रुति एक बहुत डरावनी स्माइल दे रही थी। वो स्माइल इतनी डरावनी थी कि नैना क्या, वहाँ खड़ा हर एक इंसान काँप रहा था, हर कोई अपनी आंखें बंद कर रहा था, वो श्रुति को देख ही नहीं पा रहा था। अब जब तांत्रिक मंत्र बोलना शुरू करते हैं तो श्रुति एकदम से अपने पास पड़ी धूल को उड़ाने लगती है और सबकी आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश करती है। पर सारे तांत्रिक शायद जानते थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और श्रुति काफ़ी कुछ करती है पूजा को पूरी तरीके से खंडित करने के लिए, पर वो असफल रहती है। वो कभी रोती, कभी हंसती, कभी चिल्लाती, कभी खुद को नोचती। काफ़ी देर तक ये पूरी पूजा चलती है।
श्रुति जो अभी तक बहुत कोशिश कर रही थी धीरे धीरे शांत होने लगती है और एक समय बाद वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तब वो तांत्रिक श्रुति की मदर से बोलते हैं कि इसको ले जाओ और इसके कपड़े बदल दो और ये जो कपड़े इसने पहने हैं उसको यहाँ लेकर आओ। श्रुति की माँ और नैना श्रुति को ले जाते हैं। नैना को ऐसा लग रहा था कि श्रुति एकदम से आंख खोल देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। श्रुति बेहोशी थी। उसे ले जाते हैं और उसके कपड़े जो उसने पहने हुए थे वो तांत्रिक के पास ले आते हैं और तांत्रिक उस कपड़े को उसी हवन कुंड में जला देता है। जिसके बाद फिर से तांत्रिक थोड़े बहुत रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और फिर फाइनली पूजा को ख़त्म करते हैं। वो श्रुति की फैमिली को बोलते हैं कि कुछ दिन तक इसे अपने पास ही रखना और हो सके तो उस एरिया से दूर ही रखना जहाँ पर ये सब हुआ था, जहाँ पर वो फ्लैट था। उसके बाद श्रुति को कुछ दिन लगते हैं ठीक होने में, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से वीक हो चुकी थी। तो करीबन 1-1.5 हफ्ता उसे ठीक होने में लगता है। और फिर जब श्रुति की लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है उसके बाद वो उस एरिया में कभी नहीं जाती। मतलब अभी के टाइम में बताऊँ तो श्रुति एकदम ठीक है, लेकिन आज भी उसको ये बुरे सपने, बहुत अजीब से सपने आते हैं, जैसे कि वो डॉल अभी उसके घर में कहीं मौजूद है या उसे देख रही है या फिर उसको बुला रही है। ये अक्सर सपने उसको आया करते हैं। बट हाँ, श्रुति की हालत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेटर है। और जिस एरिया में वो शांति ढूंढने गई थी, पीस ढूंढने गई थी, उस एरिया ने उसको ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया। अब उस एरिया के आसपास भी श्रुति बिल्कुल नहीं भटकती। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये थी श्रुति की कहानी। ये थी एक ऐसी गुड़िया की कहानी जो कि बहुत ज़्यादा कर्स्ड और बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।